नमस्कार साथियों, मैं लेखनी पुट्टे साम्यवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं ल्यूसेंट की सीरीज़ जिसमें स्टार्ट किया हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान। आज की क्लास में हम अनुसूचियों को समझेंगे। चलिए, चलते हैं। तो हम पहले सबसे पहले ये जान लें कि अनुसूची होती क्या है, ठीक है? तो अनुसूची अनुसूची वो होती हैं जो किसी मुख्य पाठ पे जिनका वर्णन नहीं होता है। और उन बातों को विवरण करने के लिए अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसे विषय या प्रावधान जो मुख्य पाठ में ना हो, उनका विवरण करने के लिए मुख्य पाठ के चीज़ों को विस्तृत रूप से विवरण करने के लिए अनुसूचियों को डाला गया है, विस्तृत विवरण करने के लिए। देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियाँ मूल रूप से 8 थीं और उन्हें इसलिए ऐड किया गया क्योंकि इस संविधान में हर चीज़ बहुत विस्तार से नहीं दी जा सकती थी। उनको विस्तृत रूप से विवरण देने के लिए अनुसूचियों का प्रयोग किया गया क्योंकि पहले से ही संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ मतलब इतने भाग थे जो और बड़ा संविधान बना सकते थे। अगर वहाँ पे हर विषयों को बहुत विस्तृत रूप से लिखा जाता तो अब उनका विवरण और विस्तृत तरीके से देने के लिए, विस्तार पूर्वक देने के लिए अनुसूचियों को डाला गया। आप बहुत से आर्टिकल वहाँ पे देखेंगे लेकिन वहाँ पे उनका विवरण कम होगा। उनको विस्तार से समझने के लिए हमें अनुसूचियों का प्रयोग किया गया है। जैसे हमने 343 में हमें लिखा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन हमने सभी भाषाओं जो जितनी भाषाओं को मान्यता दी है, वो 8वीं अनुसूची में मिलती हैं। ठीक है? चलिए इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं। पहले हम ये भी समझ लें कि अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद मतलब नियम या कानूनी प्रावधान। अब अनुसूची को बताते हैं। अनुसूची उन प्रावधानों का विस्तृत विवरण, उन प्रावधानों का विस्तृत विवरण। एग्जाम्पल आप भाषा का ले लीजिए। जैसे हम शपथ के संबंध में बात करें, तो हमारे में जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके बारे में शपथ का प्रावधान हमें अनुच्छेदों में नहीं मिलता। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में शपथ का विवरण मिलता है। लेकिन बाकी पदाधिकारी, मंत्री, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानमंडलों के, उन सबके शपथ का प्रावधान हमें अनुसूचियों में मिलेगा। एग्ज़ाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों को। अब अनुसूचियों में हम देखेंगे हुँ, चलिए। तो पहली अनुसूची किस बात का विवरण कर रही है? पहली अनुसूची कह रही है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का विवरण मिलेगा, उल्लेख है। देखिए, आर्टिकल 1 में हमें मिलता है भारत राज्यों का संघ होगा और आर्टिकल 1 से 4 के बीच में हमें ये पता चलता है कि राज्यों के संबंध में प्रावधान करने का, नियम बनाने का, उनका बँटवारा करने का, विभाजन करने का, उन्हें उनकी सीमांकन करने सबका अधिकार।
किसको है? सीमा, उसकी सीमा को कम करने, ज़्यादा करने या किसी क्षेत्र को अधिग्रहण करने, इन सब से संबंधित अधिकार किसको है? संसद को। लेकिन वहाँ पे सभी राज्यों का विवरण नहीं मिलता है और वहाँ जब भी संशोधन होगा, तो आर्टिकल में नहीं, इस अनु इस अनुसूची में होता है। यहाँ पर सारे राज्यों को विवरण होगा, अगर इसमें कोई भी सीमा बढ़ी या घटी है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर संशोधन होगा, पहली अनुसूची में। इसके अलावा हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी किसी राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है, तो उसे अपने अधिकार मतलब हमारे भारत के मैप में दिखाने के लिए पहली अनुसूची में ही उसका विवरण मिलेगा, ठीक है? तो राजनैतिक और प्रशासनिक मैप हमें कहाँ से इस अनुसूची में मिलता है, भारत की। चलिए द्वितीय अनुसूची में चलते हैं। द्वितीय अनुसूची में हम देखते हैं कि इसमें किस बारे में विवरण मिलता है? जो हमारे अधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, संसद पूरा, विधानमंडल, इन सब के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान इसमें मिलते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जो पदाधिकारीगण हैं, उन सब के विवरण के संबंध में, वेतन भत्ते के संबंध में हमें विवरण कहाँ मिल रहा है? अनुसूची 2 में। चलिए, अब नेक्स्ट तृतीय अनुसूची में हम देखते हैं, क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में विवरण मिलता है। विभिन्न पद जो पदाधिकारी हैं, कौन? राजनैतिक, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़कर जितने भी हमारे राजनैतिक रूप से पदाधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उन सब का विवरण, शपथ का विवरण कहाँ मिलेगा? अनुसूची 3 में, जिसमें प्रधानमंत्री, समस्त मंत्रिमंडल, विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी के संबंध में शपथ का प्रावधान हमें कहाँ मिलता है? अनुसूची 3 में। इनमें हम 3 व्यक्तियों को बस अगर हम एक्सेप्शन में ले लें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के संबंध में शपथ का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल में। ये 60 में, ये 169 में, ये 159 में। तो आपको इनके अलावा जितने भी पदाधिकारी होंगे, उनका शपथ का विवरण हमें कहाँ मिल रहा है? अनुसूची 3 में। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची, जो क्या कह रही है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की जो राज्यसभा सीटों का आवंटन करता है। अर्थात ये राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश जो राज्यसभा में सीट निर्वाचित होकर आती हैं, उनकी सीटों का वितरण या आवंटन करता है। किस आधार पे? जनसंख्या के अनुपात के आधार पे। भारत में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? टोटल 545, लेकिन मूल रूप से कितनी थी? 545 नहीं, 250। मूल रूप से 250 थी, वर्तमान में 245 हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 245 और इसमें 12 सदस्यों का होता है मनोनयन, बाकी सब निर्वाचित होकर जाते हैं। 238, ठीक? इतनी बात समझ में आई? ईज़ी है। अब आते हैं हम 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची क्या प्रावधान करता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी, उनके नियंत्रण संबंधी प्रावधान करता है। उल्लेख दिया है इसमें कि 5वीं अनुसूची में जो जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, वो कैसे प्रशासन करेंगी अपने क्षेत्रों में, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो इसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है? तो अब ये जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये कौन से एरिया में है? कौन से एरिया में इनका प्रशासन और 5वीं अनुसूची लागू होती है? तो हम देखेंगे, ये है हमारा भारत का मैप, ठीक? थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना।
यहाँ पर ये जो बेल्ट है, यहाँ पे लगभग ये वाला बेल्ट, मध्य भारत का क्षेत्र, थोड़ा पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, इन बेल्टों में 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। और होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे टीएसी काउंसिल होती है। टीएसी अर्थात ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद। इनको कुछ प्रशासनिक आधार पे प्रशासन करने का अधिकार होता है, ताकि वो अपने अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए वो अपने इस परिषद द्वारा सलाह लेते हैं। ठीक है? तो इन क्षेत्रों में आपको लागू होते दिखेगा। जैसे हम बहुत सारे ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची का ज़िक्र होता रहता है। अभी 6ठी अनुसूची चर्चा में है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो अनुसूची है, वो है 6ठी अनुसूची, जिसमें आप बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में। प्रशासन के बारे में क्या कर रहा है ये? प्रावधान किया है। तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, यही लिख देते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या है? 6ठी अनुसूची जो है मिजोरम की बात करता है। ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों में क्या लागू है? 6वीं अनुसूची। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इनमें क्या खास बात है? इन क्षेत्रों में इनके पास कुछ राइट्स होते हैं। इनके लिए एक काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसका नाम है, इसका नाम है उम, स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त जिला परिषद। तो भारत में कुल कितनी स्वायत्त जिला परिषद है? 10। और ये सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों में देखने मिलेगी। ये इनके क्या काम होते हैं? तो हम ये देखते हैं। देखिए, ये वाले बेल्ट में आपको 6th सूची मिलेगी, जिसमें 4 राज्यों के नाम हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। यहाँ पे आपको 6th अनुसूची मिलेगी। ठीक है? यहाँ पे आपको एक यहाँ पे काउंसिल का गठन किया गया है, कौन से? स्वायत्त जिला परिषद। होते क्या है ये? इनको कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जैसे विधायी शक्तियाँ हैं इनके पास, न्यायिक शक्तियाँ हैं और वित्तीय शक्तियाँ। जबकि इनके पास कौन-कौन सी शक्तियाँ मिस हैं? प्रशासनिक शक्तियाँ। तो इनके पास कुछ कार्यों को करने का अधिकार है। जैसे इनके पास 3 शक्तियाँ हैं, क्या करने की? विधायी, विधि बना सकती है वो किन-किन के संबंध में? वन के संरक्षण, वन के संबंध में, जल स्रोतों के संबंध में और अपने अपने कल्चर के संबंध में, अपने विवाह जो रीति-रिवाज है उनके, विवाह पद्धति है, उसके संबंध में वो विधि बना सकती है। इनके पास ये राइट्स हैं, ये है स्वायत्त जिला परिषद के पास। जबकि इनके पास सिर्फ प्रशासनिक आधार पे ये नियंत्रण कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर राज्यपाल का हस्तक्षेप होता है, मतलब ज़्यादा शक्तियाँ राज्यपाल के पास है, यहाँ पे सिर्फ ये प्रशासनिक नियंत्रण है। यहाँ पर ये परिषद बहुत अच्छे से काम कर पाती है, अपने क्षेत्र का नियंत्रण और प्रशासन बहुत ही ढंग से कर पाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के संबंध में कार्य करें और जो जो असमानता है जनजातियों को लेकर, उसके में कम करना, उनके भेदभाव को कम करना, उनके अंदर
कानून बनाने की शक्ति डेवलप करना, दूसरा वो अपने क्षेत्र में नियंत्रण करने से हमारे बीच जो एक दूरी है, एक जनजातीय क्षेत्रों में और जो सामान्य वर्ग क्षेत्रों में एक मतभेद मिलता है, वो उसे कम करना इनका उद्देश्य है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट अनुसूची में आएँगे। नेक्स्ट अनुसूची जो है, वो बात करता है 7वीं अनुसूची। ये क्या कहता है? ये देखो राज्यों और केंद्रों के बीच शक्ति का विभाजन करता है। ये सूचियों के बारे में जानकारी देता है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या है कि दोनों को अलग-अलग विषयों में शक्ति कार्य करने का अधिकार है और वो विषय निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे संघ सूची के पास 100 विषय हैं, 100 विषयों पे वो कार्य कर सकता है। राज्य सूची के पास 61 है और समवर्ती सूची जो है, दोनों उस विषयों पे काम करते हैं। अगर दोनों एक ही विषय पे समान रूप से कार्य कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रभावी संघ के नियम हो जाते हैं। तो ये कितने हैं? 52। समवर्ती सूची के विषय कितने हैं? 52। पहले ये 97 थे, पहले ये 66 थे और अब ये हैं 61 और ये 47 थे। देखिए, पहले संघ के पास जो शक्तियाँ थी कितने विषयों पे कार्य करने की थी? 97। राज्य के पास 66 और समवर्ती सूची पे 47 यानी कि 47 और संघ सूची में 100 विषय हैं अब वर्तमान में और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची को बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। जहाँ पे आपको यहाँ पर अधिकार कम होते दिखेंगे, थोड़े यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट 8वीं अनुसूची बात करता है भाषाओं को कि हमारे यहाँ पे जो भाषाओं को मान्यता दी गई है, कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है? 22। मूल रूप से 22 भाषाओं के अलावा पहले मूल रूप से कितनी थी? 14 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली थी। वर्तमान में 22, जिसमें 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत अब नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया 1992 में। फिर 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन होगा, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हमने बताया था ना कि जो भी अनुसूची में वो पार्ट डाले जाते हैं जो आपको अनुच्छेद में नहीं मिलते और अनुच्छेद में 22 भाषाओं के बारे में नहीं मिलेगा, बल्कि एक हिंदी भाषा को राजभाषा के दर्जा के रूप में कार्य करने का दर्जा प्राप्त है। बाकी जो 22 भाषाएँ हैं जिनको मान्यता मिली है वो 8वीं अनुसूची में है और संशोधन यहाँ होता है इनके लिए। ठीक है? अब 9वीं अनुसूची में आते हैं, तो 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें क्या है कि प्रथम संविधान देखिए, इसमें पहले तो ये था कि संपत्ति अधिग्रहण के संबंध में विधियों का उल्लेख के बारे में विवरण मिलता है। 9वीं अनुसूची प्रारंभ में नहीं थी, पहले कितनी थी? 8 थी। अब 9वीं अनुसूची 1951 में ऐड हुई पहले संविधान संशोधन के तहत। उसमें क्या था कि भूमि सुधार और संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में, जिसमें हमारा क्या मकसद था कि ज़मींदारी का उन्मूलन हो और भूमि का सुधार हो। भूमि सुधार, क्योंकि क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग क्योंकि ब्रिटिश भारत ने उन्हें ज़िम्मेदारी दी थी, तो उनके पास बहुत सारा मतलब बहुत सारी भूमि उनके पास होती थी और हमारे आम नागरिकों के पास वो नहीं थी। तो फिर हमारे संविधान में ये 9वीं अनुसूची के तहत ये वाला प्रावधान किया गया कि ज़मींदारों का उन्मूलन हो, खत्म किया जाए और भूमि का सुधार उनको बराबर-बराबर रूप में बाँट दिया जाए। तो यहाँ पे संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित भी है और ज़मींदारी और एवं भूमि भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए और इससे पहले जब ये ऐड किया गया था, तब ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता था। ये इस पे न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकती थी। लेकिन 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी, अर्थात
न्यायालय इसकी जाँच कर सकता है कि ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं करती। ठीक है, अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में है 52वां, ये भी बाद में ऐड हुआ क्योंकि हम प्रारंभ में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में कितनी ऐड हो गई? 4 और ऐड हो गई, तो 10वीं अनुसूची जो है 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, जो 1985 में हुआ। इसमें दल-बदल संबंधी प्रावधान हुए। जैसे क्या था कि जब सरकारें बनती थी, तो जो विजेता पार्टी होती थी, सत्ता दल पार्टी होती थी, तो क्या होता अगर उनमें प्रॉपरली अगर बहुमत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिला है, गठबंधन से बनी है, तो पार्टियाँ एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाती रहती थी। जिसको रोकने के लिए ये वाला अनुसूची ऐड की गई कि अगर कोई व्यक्ति दल-बदल करता है, निर्वाचित होने के बाद, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कैसे? इसे करेगा कौन? देखो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष। सेम विधानसभा में भी ऐसा है, विधानसभा का अध्यक्ष वहाँ के विधायक को अगर वो किसी पार्टी का चेंज करता है, बदल कर दे दल-बदल चेंज होता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। वैसे ही वैसे ही विधान परिषद का सभापति, सॉरी राज्यसभा में सभापति होता है, अध्यक्ष नहीं। ठीक है? और सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं राज्यसभा में उपसभापति कौन होता है? सॉरी सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो अगर दल-बदल अगर किसी पार्टी के द्वारा दल-बदल कितने लोग करते हैं अपनी पार्टी का? 2/3 लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। दूसरी पार्टी में अगर जॉइन कर लें, तो इनका दल-बदल मतलब इन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा क्या? इनको दल-बदल कानून नहीं लागू होगा। अगर 2/3 सदस्य किसी और पार्टी को जॉइन करते हैं अपनी पार्टी छोड़कर, तो इसे मर्जर माना जाएगा, विलय माना जाएगा, ना कि उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर 2/3 से कम सदस्य किसी पार्टी को जॉइन करते हैं, तो वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष उसे अयोग्य घोषित कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष उसे अयोग्य घोषित कर सकता है अगर राज्यों की विधानमंडल में है और राज्यसभा में सभापति। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? और एक और व्यक्ति जिन पे अयोग मतलब ये वाला लागू नहीं होगा, कोई व्यक्ति जिनका मनोनयन हुआ है, जो निर्वाचित होकर नहीं आए हैं, जिनको मनोनीत किया गया है, चलिए यहाँ पे बता देती हूँ। या दल-बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं होंगे, अयोग्य नहीं माने जाएँगे। अयोग्य नहीं माने जाएँगे यदि 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी जॉइन कर लें। दूसरी पार्टी जॉइन कर लें या फिर जो सदस्य मनोनीत हुए हैं, वो 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को जॉइन करते हैं, तो उनको अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है? ये बात क्लियर हुई होगी आई थिंक। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण के बारे में बात करता है, क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई। कब? 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया और 1992-93 में, ठीक है? 1992-93 में जोड़ा गया जिसमें पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान की गईं और इसमें कितने विषय दिए गए? 29 विषय। ये इसका इसे लाने का उद्देश्य क्या है? भारत का विकास में सभी की भागीदारी हो और जब अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ ऊपर केंद्र और राज्य ही ऊपर से शासन करते थे और जनता इसमें भाग नहीं लेती थी। लेकिन जब ये वाला
अनुसूची जोड़ के संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों को शक्तियाँ दी गई कि वो इन विषयों पे काम करेंगी, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक का दर्जा दिया गया। तब से जो नागरिक हैं भारत के, जो हर नागरिक क्या है, राजनीति में अपना भाग लेने लगे और विकास की यात्रा बढ़ गई। वैसे ही नगरों में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसे ऐड किया गया, जिसमें नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई। कितनी शक्ति दी गई उनको कार्य करने की? 18 और पंचायतों को 29। चलिए यहाँ पे हमारी अनुसूचियाँ समाप्त होती हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली अनुसूची जो कि राज्यों के संबंध में है, राज्य और संघराज्य क्षेत्र के नाम, सीमांकन आदि के संबंध में है। और दूसरी अनुसूची सैलरी अर्थात शपथ के सॉरी वेतन भत्ते, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के संबंध में प्रावधान है। फिर थर्ड अनुसूची शपथ, किन-किन की शपथ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब के बारे में शपथ का प्रावधान करता है। देन फोर्थ अनुसूची, उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची जिसमें हमें मिलता है क्या? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान। ठीक है? और छठी छठी अनुसूची में हमें क्या मिलता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इनके संबंध में प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। 7वीं अनुसूची में बात करें तो इसमें सूचियों का विवरण है। इसमें राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में हमने ज़िक्र नहीं किया था। यहाँ बता देती हूँ कि अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र के पास। देन 8वीं अनुसूची में हमें भाषाओं के बारे में विवरण मिलता है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली, जिसमें प्रारंभ मूल रूप से 14 थी, बाद में उसे ऐड किया गया। पहले सिंधी ऐड हुई 21वें संविधान संशोधन के तहत, बाद में 71वें संविधान संशोधन के तहत 1991-92 में हुआ क्या कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। फिर आते हैं 2003 में जो 92वें संविधान संशोधन के तहत ऐड होते हैं, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को ऐड किया गया 2003 में। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची जो कि संपत्ति अधिग्रहण के संबंध में प्रावधान रखता है, जो पहले न्यायिक मतलब कानून न्यायालय के दायरे में, न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता था, पर 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। फिर हम देखते हैं 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधी प्रावधान करता है, जिसमें हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है निर्वाचित होने के बाद, तो उसे अध्यक्ष, जो सभी विधानमंडलों, लोकसभा, राज्यसभा, अपने उसके जो सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, वो उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अगर 2/3 सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो वो अयोग्य नहीं माने जाएँगे, बल्कि उसे विलय माना जाएगा। अगर मनोनयन होता है किन्हीं सदस्यों का, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, अगर वो 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उसे दल-बदल कानून के तहत नहीं माना जाता। फिर आते हैं 11वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसमें 29 विषयों पे कार्य दिया गया है उनको। फिर आते हैं नगर पालिकाओं के संबंध में 12वीं अनुसूची, जिन्हें 18 विषयों पे उनको शक्तियाँ प्रदान की गई है कार्य करने की। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।